साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था CET 10+2 के लिए। और मैंने आपको 16 टॉपिक बताए थे और वो टॉपिक कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका। उन टॉपिक्स पे एक एक करके चर्चा करेंगे और मैं पहले प्रस्तावना पे चर्चा कर चुका हूँ। आज अपन जिस पे चर्चा करेंगे वो भारतीय संविधान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, ये सब उस व्यक्ति की मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें अगर अपन अच्छे से जानना चाहें तो उस व्यक्ति की कुछ विशेषताओं पे नज़र डालेंगे तो अपन ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है। ठीक उसी प्रकार अगर अपने को संविधान की प्रकृति को, संविधान के नेचर को समझना हो तो अपने को पहले उसकी विशेषताओं पे ध्यान देना पड़ेगा। बंधुओं, अपन ये देखें कि संविधान की प्रकृति कैसी है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि संविधान है क्या। संविधान का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ का मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समूह और विधान का मतलब होता है कानून, नियम, विधि, जिसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं लॉ। इन सब का समूह है, कानूनों का समूह है, बहुत सारे नियमों का समूह है, बहुत सारी विधियों का समूह है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इस संविधान सभा का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा का निर्माण, अपनी जो संविधान सभा थी वो अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः मनोनीत थी। यानी कि इसमें कुछ सदस्य थे जो निर्वाचित होकर आए थे और कुछ सदस्य थे वो मनोनीत थे। कुल सदस्य कितने थे? तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब 389 सदस्य थे और ये प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और मैंने पहले वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 से लेके और 26 नवंबर 1949 तक, ये जो टाइम पीरियड है ये है 2 साल 11 माह और 18 दिन। इस पीरियड के दौरान अपने संविधान का निर्माण हुआ था। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का निर्माण किसने किया? तो आप सबको पता है कि प्रांत थे जो अंग्रेजों के अधीन थे, संघ शासित प्रदेश थे, संघ शासित प्रदेश थे, जिनको आज अपन केंद्र शासित प्रदेश की संज्ञा भी देते हैं। तो डायरेक्ट जो सेंटर से चलते थे वो संघ शासित प्रदेश थे और प्लस कुछ थी अपनी देशी रियासतें। अब जो प्रांतों से सदस्य आए थे वो आए थे 292, जो संघ शासित प्रदेशों से आए थे वो 4, और जो ये 292 प्लस 4 296 थे, ये थे निर्वाचित, यानी कि इनके लिए इलेक्शन हुआ था और ये इलेक्टेड थे। देशी रियासतों से जो सदस्य आए थे उनकी सदस्य संख्या थी 93 और ये मनोनीत थे। और ये कुल मिला के कितने थे? तो कुल मिला के 389 सदस्य थे। किस दिन? 9 दिसंबर 1946 को। 15 अगस्त 1947 को एक बड़ा दिन आता है और वो स्वतंत्रता दिवस भारत का। 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान का बंटवारे का दिन था और इसके बाद में सदस्यों की संख्या घट के कम हो गई थी और वो 299 थे। उनमें से प्रांतों के सदस्य और संघ शासित प्रदेशों के सदस्य कितने थे भारत में? तो वो 229 रह गए थे और जो देशी रियासतों के थे 70 थे। बाकी के कहाँ चले गए थे? बाकी के चले गए थे पाकिस्तान। तो इस वजह से ये सदस्यों की संख्या बाद में कम हो गई थी। तो आपसे कोई पूछे कि शुरुआत में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी और बाद में कितनी थी? 299 थी। कितनी महिला सदस्य थी? राजस्थान से कितने सदस्य थे? कौन कौन सी समितियां थी? उनके अध्यक्ष कौन थे? सदस्य कौन थे? ये सब चीज़ें अपन एक अलग से टॉपिक लेंगे। चूँकि ये सेट वाला जो पेपर है इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो अभी अपना इसको पढ़ना उचित नहीं होगा। जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है? संविधान की प्रकृति। आपको ये बताने के लिए कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका निर्माण किसने किया था और इस संविधान सभा ने, जिसने संविधान का निर्माण किया, इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो ये बेसिक जानकारी है जिससे आप ये समझ सको कि अपना संविधान वास्तव में क्या है। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है कि संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, उन पर ठीक तरीके से अपन फोकस करेंगे
तो आप अच्छे से समझ पाओगे इसकी प्रकृति को। तो इसकी प्रकृति को अपन इसकी प्रकृति के बारे में व्याख्या करने से पहले इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ताकि प्रकृति की व्याख्या आप ठीक ढंग से कर पाओ और उसको अच्छे से समझ पाओ। तो कुछ 15-16 विशेषताएं हैं मोटी मोटी, उनको मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सको कि अपने संविधान की मंशा क्या है, वास्तव में अपना संविधान चाहता क्या है। आपको दो चीज़ें मालूम चली कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सम प्लस विधान। सम का अर्थ है समूह है, विधान का मतलब है कानून, नियम और विधियों का समूह है। ठीक है, तो कानून बहुत सारे कानूनों का, बहुत सारी विधियों का, बहुत सारे नियमों का, इनका समूह है, क्या कहलाता है, संविधान। दूसरी चीज़ क्या कि इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण किया संविधान सभा ने। अब देखिए विशेषताएं। संविधान की प्रथम विशेषता जो कि बहुत जानी पहचानी सी है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित जिसको निश्चित समय में लिखा गया हो और जिसमें ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई हो। अलिखित जिसमें बहुत कम चीज़ें लिखित हो, बाकी सब चीज़ें परंपराओं पर आधारित हो। और अलिखित हो, समय के अनुसार उनको लिखना आवश्यक हो तो लिख दें। लिखित संविधान के उदाहरण बहुत सारे हैं, जिनमें अमेरिका है, पाकिस्तान है, जापान है, नेपाल है, भारत है, बहुत सारे देश हैं। लगभग सभी देशों का संविधान लिखा हुआ है। अलिखित संविधान में एक देश जिसका सबसे ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है वो है ब्रिटेन। और ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान न होकर के, यानी कि लिखा हुआ तो है लेकिन इतना ही लिखा हुआ है कि बहुत कम चीज़ें लिखी हुई है, ज़्यादातर चीज़ें परंपराओं पे चली आ रही है और अलिखित हैं। अपने संविधान कितना बड़ा है, तो इसमें एक प्रस्तावना है जिसका अपन ने पिछले टॉपिक में जिक्र किया था। इसमें 22 भाग ये मूल संविधान में थे, 4 परिशिष्ट और बढ़ गए, एक भाग को हटा दिया गया और भागों की संख्या वर्तमान में 25 है। इस पे भी अलग से बात करेंगे, अभी इस सेट वाले में अलग से नहीं दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या शुरू में मूल संविधान में कितनी थी, तो 395 अनुच्छेद, वर्तमान में भी इतने ही है, लेकिन इनके जो परिशिष्ट हैं वो बढ़ा दिए गए और लगभग संख्या गिने तो अभी 470 के आसपास है। अनुसूचियाँ कितनी है, तो मूल संविधान में 8 थी, नई और जुड़ गई 4, और वर्तमान में कितनी है, 12। तो अभी संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। तो ये भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान को जो संविधान सभा ने निर्मित किया था, तो वहाँ ये सदस्य विश्व भर में घूमे और विभिन्न देशों से जो चीज़ें अपने को अच्छी लगी वो चीज़ें अपने परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक ठीक रहीं वहाँ तक उनको लागू कर दिया गया। मूलतः एक तरीके से देखें तो 70% चीज़ें अपनी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो ये स्रोतों से, यानी कि विभिन्न स्रोतों से विहित है, स्रोतों से लिया गया है। दूसरी चीज, ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं ताकि आप इसका नेचर जान सको कि अपना संविधान वास्तव में कैसा है। तीसरी चीज, इस संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जब संशोधन किया जाता है तो कुछ संशोधन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, कुछ संशोधन बहुत कठोरता से होते हैं। तो नम्यता प्लस कठोरता का मिश्रण है। ये अलग टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस की कोई अन्य क्लासेज होगी तो उनमें लेंगे, अभी CET 10+2 में ये टॉपिक है नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जो चीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है उसको हटाया जा सकता है, कुछ चीज़ें जुड़ी हुई नहीं है तो उनको जोड़ा जा सकता है, जुड़ी हुई है लेकिन अभी के हिसाब से ठीक नहीं है तो उनको ठीक किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन होते हैं, वो सब चीज़ें अलग टॉपिक की हैं। ये वैसे देखें तो तीनों का अलग टॉपिक एक बन सकता है, वो कभी अपन अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी ये विशेषताओं में मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। चौथी चीज़ इसके बारे में जो अपन देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो अपना संविधान है इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर वे अधिकार अपने पास नहीं होंगे तो जीवन का कोई
अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी कि ना स्वतंत्रता होगी, ना समानता होगी, अपना शोषण होगा, हम धर्म को एक धर्म से बंधे हुए रहेंगे, या फिर अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते या संस्कृति के अनुकूल आचरण नहीं कर सकते, तो फिर उस जीने का कोई मतलब नहीं है। और वो सब जीवन कैसे मिलेगा अपने को, अगर मौलिक अधिकार अपने पास रहेंगे तो ये जीवन का कोई सार्थकता रहेगी। 5वें में नीति निदेशक तत्व है। इसका मतलब भी सीधा सा यही है कि ये नागरिकों को प्रदान तो किए जाएंगे और राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा, लेकिन राज्य की स्थिति पर निर्भर करेगा, और राज्य की स्थिति ठीक होगी तो राज्य करेगा। मौलिक अधिकार अगर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, नीति निदेशक तत्वों में वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। छठी चीज जो बाद में जोड़ी गई, मूल संविधान में नहीं थी, मूल कर्तव्य। तो अपने संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्य भी, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, और यह है भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के। 7वां, तो अपने संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की बात की गई है, यानी कि इसको भी अपन समझेंगे। एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है? एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है, ये अभी आप दूसरा इससे अगला पहले समझ लेते हैं ताकि एकीकृत न्यायपालिका को फिर आसानी से समझ पाएंगे। इसमें अपने यह है कि संघीय व्यवस्था, विधायिका जो है वो कैसी है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कैसे है? तो अब ध्यान से देखिएगा। सरकार की 3 महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक विधायिका, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। अपने यहाँ विधायिका और कार्यपालिका है वो संघीय है। संघीय कैसे होती है कि जैसे ये है क्षेत्र और यह है केंद्र सरकार, इसमें शक्तियों को चारों तरफ यानी कि राज्यों को भी बांट दो, और इसमें 3 सूचियां या 2 सूचियां बना दो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि काम को अलग अलग विषयों में बांट के, और केंद्र के लिए कुछ छोड़ दिए जाएं, राज्य के लिए कुछ छोड़ दिए जाए, और कुछ ऐसे हों जो तय नहीं हो कि कौन करेगा, और समय परिस्थितियों के अनुसार जिसके हिस्से में आए वो कर ले। तो ये विषय बांट दिए जाते हैं, और किस किस में? विधायिका में और कार्यपालिका में, और इनमें बांट के फिर काम को किया जाता है। तो ये व्यवस्था कहलाती है संघीय व्यवस्था। लेकिन जब इस काम को नहीं बांटा जाए और हाई कोर्ट भी वही काम करे और सुप्रीम कोर्ट भी वही काम करे, बस फर्क इतना सा रहे कि आप हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो उसी टॉपिक को लेके कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहलाती है न्यायपालिका की एकीकृत व्यवस्था। अपने यहाँ पे नागरिकता कैसी है? तो अपने यहाँ एकल नागरिकता है। अपने संविधान में नागरिकता की व्यवस्था कैसी की गई है? एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या फर्क होता है? एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि अपने यहाँ एकल नागरिकता से मतलब ये है कि हमें केवल भारतीय हैं, अब कोई राजस्थानी, कोई गुजराती, कोई जम्मू, कोई कश्मीरी, कोई पंजाबी ऐसे नहीं है, यानी कि देश की नागरिकता मिली हुई है, राज्य की नागरिकता नहीं मिली हुई। तो अपने यहाँ कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और बात कर लेते हैं अमेरिका। तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब क्या है बंधुओं? दोहरी नागरिकता से मतलब है कि जो अमेरिका का नागरिक है उसको अमेरिका की नागरिकता तो मिली हुई है ही, प्लस वो जिस राज्य का नागरिक है उसको उस राज्य की नागरिकता भी मिली हुई है। जैसे हम भारतीय हैं, साथ में मैं राजस्थानी हूं, तो मेरे पास 2 नागरिकताएं नहीं होंगी, ये भारत का संविधान कहता है। अमेरिका का संविधान ऐसा नहीं कहता है। अमेरिका का संविधान कहता है कि आप राजस्थानी भी हो और भारतीय भी हो। तो अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता के कॉन्सेप्ट पे चलता है। और क्या विशेषताएं हैं? और विशेषताएं भी हैं। 10वीं विशेषताएं, यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय, यानी कि केंद्र सरकार अपने काम करती है, राज्य सरकार अपने काम करती है, और कुछ पंचायतें हैं तो पंचायतों के भी 29 विषय दिए गए हैं, और नगर निकायों को 18 विषय दिए गए हैं। उन छोटे छोटे मुद्दों पे वो काम करते हैं। तो इस तरीके से बड़े मुद्दों पे काम करती है केंद्र सरकार, उससे छोटे मुद्दों पे काम करती है राज्य सरकार, और बिल्कुल छोटे मुद्दों पे काम करती है स्थानीय स्वशासन। तो इस तरीके से 3 भागों में इसको बांटा हुआ है। और क्या है?
तो अपने यहाँ संघात्मक व्यवस्था मैंने आपको बता दी। संघात्मक व्यवस्था दो चीज़ों में है, किस किस में? विधायिका में, यानी कि जब नियम बनते हैं तो राज्य सरकार अपने नियम बनाती है और केंद्र सरकार अपने नियम बनाती है। कार्यपालिका जैसे नियम बनाते हैं तो राज्य सरकार की अपनी कार्यपालिका है और केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका और विधायिका तो कैसी है? संघीय। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। यानी कि एकीकृत का मतलब कि इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं बांटा हुआ है। हाई कोर्ट भी वही काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट करता है, बस फर्क इतना सा है कि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय पसंद नहीं आ रहा हो तो आप हाई कोर्ट का कोई निर्णय पसंद नहीं आ रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। काम दोनों का बांटा हुआ नहीं है, एक ही काम करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अपने यहाँ विधायिका और कार्यपालिका संघीय है जबकि न्यायपालिका एकीकृत है। इसके बाद में और विशेषता, तो अपने यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और एक समाजवाद, ये तीन शब्द थे। ये कब जोड़े गए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप समझोगे तो भारतीय संविधान की प्रकृति आपको समझ में आ जाएगी। पहली, सबसे बड़ा लिखित संविधान। दूसरा, स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से 70% के आसपास, बाकी 30% विभिन्न देशों से लिया गया है। इसमें संशोधन बहुत आसानी से भी किया जा सकता है, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो बहुत मुश्किलों से किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार ये नागरिकों को दिए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो अपने इस संविधान की शोभा को बढ़ाती है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य भाग 4 क में दिए गए हैं। एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका में आपस में काम नहीं बांटे हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक न्यायपालिका का काम एक ही है, न्याय करना। इनके अलग अलग विषय नहीं बांटे गए हैं। संघीय व्यवस्था, सरकार की एक व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका होती है, तो ये संघीय व्यवस्था है, यानी कि ये इनको विषयों में बांटा गया है। एकल नागरिकता, तो अपने यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं होके और एकल नागरिकता है, यानी कि अपने यहाँ राष्ट्र की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी कि वही संघीय व्यवस्था वाली बात कि तीन स्तरीय सरकार है, जो स्थानीय स्वशासन की, राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की। जो बिल्कुल छोटे मुद्दे हैं उन पे काम स्थानीय स्वशासन की सरकार, उससे बड़े बड़े मुद्दों पे राज्य सरकार, और बहुत महत्वपूर्ण और देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाले मुद्दों पे काम करती है केंद्र सरकार। धर्मनिरपेक्ष, तो राज्य में बहुत सारे, अब राज्य का मतलब अपने इस देश से ही है, देश को कहा जाता है राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि हमारा जो देश है वो, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो किसी एक धर्म के व्यक्ति को महत्व नहीं देके सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है। लेकिन राज्य का खुद का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा और उनकी समानता सुनिश्चित करेगा। ये सब चीज़ें विशेषताएं हैं अपने संविधान की। अब बात कर लेते हैं प्रकृति पे। अब प्रकृति आपको अच्छे से समझ में आएगी और ये लास्ट चीज़ है जिसको समझना है अपने को। तो पहली चीज़ अपन ने क्या समझा था? अपन ने संविधान का शाब्दिक अर्थ समझा था। संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या था? सम प्लस विधान, और सम का अर्थ क्या होता है? समूह है। विधान का मतलब क्या होता है? कानून। बहुत सारे कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान। इसके बाद में अपन ने दूसरी चीज़ क्या देखी थी कि संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? तो ये कुछ निर्वाचित थी, कुछ मनोनीत थी। मनोनीत कहाँ से थी? जहाँ देशी रियासतें थी। निर्वाचित कहाँ से थी? जहाँ अंग्रेजों का राज था और जहाँ प्रांत बड़े हुए थे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति की। देखिए, संविधान की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है। कैसी? एक तो एकात्मक और एक होती है संघात्मक। पहले अपन ने विशेषताएं देखी, मैंने उसमें भी बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया हो या फिर अंशतः समझ में आया हो तो फिर पूरा समझने का प्रयास करते हैं। एकात्मकता में क्या होता है? एकात्मकता में यह होता है कि सब चीज़ें केंद्र के पास होती है, शक्तियाँ विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती, इसका मतलब सीधा सा क्या है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती, सारे काम कौन करता है? केंद्र सरकार। दूसरी चीज नागरिकता। नागरिकता एकल होती है, यानी कि
राष्ट्र की नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता नहीं होती। तीसरी चीज एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। चौथी चीज होती है एकीकृत विधायिका। और पांचवी चीज क्या होती है? एकीकृत कार्यपालिका। ये सब चीजें तय करती है कि राज्य का शासन कैसा है, एकात्मक है। एकात्मक यानी कि संविधान की प्रकृति, कानून की प्रकृति, कानून का स्वभाव कैसा है, एकात्मकता है। अभी देखेंगे अपन कि अपने कौन सी चीजें एकात्मक है और कौन सी संघात्मक है, और यह भी पता चल जाएगा कि अपना संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। ये प्रकृति से ही पता, प्रकृति में दो ही चीजें आती है कि या तो होगा एकात्मक या संघात्मक। संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक में देखो शक्तियों का, इसमें एकात्मक में विभाजन नहीं होता, इसमें विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। दूसरी चीज नागरिकता एकल होती है, संघात्मक में नागरिकता दोहरी होती है। दोहरी से मतलब आपके पास राष्ट्र की नागरिकता तो रहेगी, राज्य की नागरिकता भी आपको मिलेगी। तो नागरिकता संघात्मक में कैसी होगी? नागरिकता दोहरी। वेरी गुड। तीसरी चीज न्यायपालिका, इसमें एकीकृत होती है, यानी कि न्याय के विषय बटे हुए हैं कि इन विषयों पर न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा और इन विषयों पर न्याय हाई कोर्ट करेगा। अब एकीकृत में बटी हुई नहीं रहती, इनमें सब में ये रहता है कि हाई कोर्ट भी वही न्याय करेगा जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। बस फर्क इतना रहता है कि हाई कोर्ट का जब समझ में नहीं आए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसमें बटा हुआ रहता है दोहरी न्यायपालिका, यानी कि राज्य की अलग न्यायपालिका और केंद्र की अलग न्यायपालिका, और उनमें भी विषय बटे हुए रहते हैं। अपने है राज्य की अलग न्यायपालिका है और देश की अलग न्यायपालिका है, लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विषय बटे हुए नहीं है। यानी कि आप उन मुद्दों को हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा सकते हो। एकीकृत विधायिका, यहाँ विधायिका का स्वरूप कैसा होता है? दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका। तीसरा क्या है? दोहरी कार्यपालिका। तो यहाँ सब दोहरी हो जाती है, यहाँ एकात्मक में इकहरी रहती है, दोहरी कार्यपालिका। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और है, निर्वाचन आयोग जो होता है यहाँ एक ही होता है, एक निर्वाचन आयोग। यानी कि चाहे राज्यों की सरकार, पहली बात तो राज्यों की सरकार होगी ही नहीं, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास। तो केंद्र की सरकार चुननी होगी तो उसके लिए निर्वाचन आयोग कितने होंगे? एक निर्वाचन आयोग। लेकिन जब शक्तियां बटी हुई रहेगी और शक्तियों का विभाजन रहेगा तो राज्य की सरकार भी होगी, केंद्र की सरकार भी रहेगी, तो दोहरा निर्वाचन आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग अलग अलग होंगे। अब इनमें अपन देखते हैं कि अपने देश में क्या क्या चीज़ें एकल हैं और क्या क्या चीज़ें दोहरी हैं। फिर लास्ट में देखेंगे कि अपना संविधान जो है वो एकात्मक है या फिर संघात्मक है, अपने संविधान की प्रकृति कैसी है, ये फाइनल है। इसके बाद में अपन कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि अपने संविधान की प्रकृति कैसी है। अपने देखिए शक्तियों का विभाजन होता है, तो आप सबको पता है कि अपने यहाँ संघ सूची भी है, जिस पे काम कौन करती है? केंद्र सरकार। अपने यहाँ राज्य सूची है, जिस पे काम करती है राज्य सरकार। और अपने यहाँ पे समवर्ती सूची भी है, जिसमें काम करती है दोनों। और जब दोनों में विवाद की स्थिति हो तो किसकी चलेगी? संघ की। तो अपने यहाँ क्या है? शक्तियों का विभाजन है। लेकिन बंधुओं, आप सबको पता रहना चाहिए कि अपने यहाँ शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन एक भाग है संविधान में, भाग 18, जिसको अपन कभी पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। और भाग 18 में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, ये जो राज्यों में लगता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल सब जगह एक साथ। और अनुच्छेद 360 इसके तहत वित्तीय आपातकाल। जब ये लगता है तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सब विषयों पे कानून बनाने का अधिकार
एकात्मक हो जाता है, यानी कि किसके पास आ जाता है? केंद्र सरकार के पास। इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमारे यहाँ विषय बटे हुए तो हैं, शक्तियाँ बटी हुई तो हैं, लेकिन वो शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बटी हुई तो है, लेकिन वो शक्तियाँ जब यहाँ आपातकाल की सिचुएशन आती है, और आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में वो एकात्मक हो जाती है, ताकि देश को कोई खतरा नहीं हो, और सारे के सारे शक्तियाँ किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास आ जाती है। तो अपना फ्लेक्सिबल है, लचीला है, जब जरूरत हो तो अपन उसको संघीय बना सकते हैं, और जब जरूरत हो तो उसको एकात्मक बना सकते हैं। दूसरी बात आती है अपने यहाँ नागरिकता कैसी है, तो आप सबको पता है कि अपने यहाँ एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो शक्तियों का विभाजन इधर के पक्ष में जाता है, नागरिकता का किधर जाता है? एकल की तरफ जाता है। अपने यहाँ राष्ट्रीय नागरिकता है, राज्य की नागरिकता नहीं मिली हुई। फिर तीसरी चीज आती है कि न्यायपालिका दोहरी है कि एकहरी है, तो अपने यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है, यानी कि जिस तरह से विधायिका और कार्यपालिका में विषय बटे हुए हैं, वैसे न्यायपालिका में विषय बटे हुए नहीं हैं। यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी एक प्रकार के काम करते हैं। अपने यहाँ विधायिका एकीकृत है कि दोहरी है, तो आप सबको पता है विषय बटे हुए हैं, तो फिर राज्य की सरकार भी है और केंद्र की सरकार भी है। कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद जो है, वो मंत्री परिषद केंद्र में भी होती है और राज्यों में भी होती है, तो दोहरी न्यायपालिका। और निर्वाचन आयोग तो आपको सबको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे पहले निर्वाचन आयोग भारत में एक ही था। बाद में यानी कि 1992 के बाद में निर्वाचन आयोग कितने हो गए? 2। स्थानीय स्वशासन का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, बाकी के सारे चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। अब कुछ विशेषताएं यह है, कुछ वो है। तो अपना संविधान ना तो पूरी तरह से एकात्मक है और ना ही पूरी तरह संघात्मक है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अपना संविधान एकात्मकता की ओर, कि जब जरूरत पड़े तो अपन एक हो जाएं, राष्ट्र को कोई खतरा नहीं हो, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ अपने यहां पे कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। जबकि जब जरूरत हो तो एकात्मक हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को कोई खतरा होगा तो राज्यों से शक्तियां छीन ली जाएगी और किसके पास चली जाएगी? केंद्र के पास। और जब व्यवस्था ठीक चलती रहेगी तो राज्य अपने काम करते रहेंगे और केंद्र अपना काम करती रहेगी। तो इसको अपन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपना संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान है या संघीय व्यवस्था है संविधान की। दूसरा, इसको अपन अर्ध संघीय भी कह सकते हैं। अर्ध संघीय यानी कि संघीय है लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं है, इसको अपन कह सकते हैं परिसंघीय। अपना संविधान कैसा है? परिसंघीय संविधान है, यानी कि अधूरा संघीय संविधान है। तो अब आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा कि अपना संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। अब संघ में भी 2 प्रकार के संघ होते हैं, ये लास्ट बात है। और ये कैसी बात है? अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका जो बना हुआ है उसको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये समझौते से बना हुआ संघ है। अपना देश समझौते से बना हुआ नहीं है। हम जब चाहे राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों के नामों को परिवर्तित कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं। अपना एक तरीके से कह दें तो केंद्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अपने क्षेत्रफल को कोई नुकसान नहीं हो, अपन राज्यों को तोड़ सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं। यहाँ ये समझौते पे बने हुए हैं। और अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो अनश्वर हैं। अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, यानी कि अमेरिका खुद भी समाप्त नहीं हो सकता और उसके राज्यों को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यों को समाप्त किया जा सकता है लेकिन संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के अपना संविधान की मंशा यह है कि एकता, अखंडता बरकरार रहनी चाहिए। जहां जरूरत हो तो राज्यों को कुछ विषय दिए जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन जब खतरा लगे तो वो सारे के सारे विषय किसके पास आ जाएंगे? केंद्र के पास आ जाएंगे। तो आज अपन ने जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं और आप इसको एक बार लिख भी लीजिएगा, जिससे आसानी से आपको चीज़ें याद रहें। पहली चीज़ अपन ने जो पढ़ी वो चीज़ थी कि संविधान का शाब्दिक अर्थ, संविधान का अर्थ। दूसरी चीज़ अपन ने जो जानी थी वो क्या थी? संविधान सभा।
संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था? संविधान का। तीसरी चीज अपन ने देखी संविधान की क्या विशेषताएं, 11-12 विशेषताएं थी, वो संविधान की अपन ने देखी। चौथी चीज क्या देखी? इन विशेषताओं के माध्यम से संविधान की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। और प्रकृति कैसी है? संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। कहाँ एकात्मक है, कहाँ संघात्मक है, मैंने आपको एक एक चीज को लिखवाया है। और कॉन्क्लूजन क्या है? कॉन्क्लूजन ये है कि अर्धसंघीय है, इसको परिसंघीय भी बोलते हैं, और इसको एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान भी बोलते हैं। ये चारों चीजें पांचों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।